वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि प्रस्तावना है क्या, प्रियम्बल है क्या। तो प्रस्तावना एक तरह से बोला जाए तो संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, जो कि ये बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसके कर्तव्य क्या होंगे और उसका सार क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे। ओके, तो एक तरह से बोला जाए कि संविधान का जो सार है, संविधान की जो समरी है, वो है प्रियम्बल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि संविधान को दिशा और उसके उद्देश्य को बताने वाला जो बेस है वो है प्रस्तावना। तो हम शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। तो उसका स्वरूप कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होगा। ठीक, इसी तरह से इसके उद्देश्य क्या होंगे कि व्यक्ति और जो भी हम भारत के लोग हैं उन्हें न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना और समानता प्रदान करना, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे और बंधुता और जो भी हमारे जो लोगों के बीच भाईचारा है वो बना रहे। ओके, जैसे कि हमें पता है संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। तो हम कह सकते हैं संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित यानी कि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब से हुआ था पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को। तो जब भी हम किसी चीज को इंक्लूड करते हैं, किसी भी चीज में किसी को इंक्लूड करते हैं तो उसका कुछ बेस होगा। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना को कहाँ का बेस क्या था, तो हम बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे कि हमें पता है जब संविधान सभा की मीटिंग्स बैठ रही थी कि संविधान किस तरह से बनाया जाएगा, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसने संविधान को बनाने के लिए दिशा निर्देशक के रूप में काम किया था। तो उस वक्त तो प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो जब प्रस्तावना को इंक्लूड करना था, उद्देश्य प्रस्ताव को लाना था, तो वो विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। जैसे कि हमें पता है संविधान 2 टाइप का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जिसमें सारे जो रूल्स है, रेगुलेशन है, कौन किस तरह से काम करेगा, क्या काम करेगा, किस तरह से प्रोसेस होगी, वो सब लिखा गया है, एक जगह इकट्ठित किया गया। तो अगर देखा जाए तो विश्व में पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का था, यूएसए का था। ठीक, जिसमें 7 आर्टिकल थे। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो हम बोलेंगे भारत, इसमें अभी तक के 450 प्लस आर्टिकल इंक्लूडेड है। ओके, और दूसरा है अलिखित संविधान, जो कि है ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि का। ओके, तो हमने जो प्रस्तावना का विचार लिया था वो अमेरिका से लिया था, जबकि इसकी भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स क्या है जो संविधान को शक्ति प्रदान करता है। तो जो संविधान का सोर्स है वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो हम ही लोगों के बीच से सरकार में कोई बंदा उठ के जाता है, हम ही लोग उसका चुनाव करते हैं, हम ही सरकार को बनाते हैं। ठीक, और हमारे ही द्वारा लोग चुने जाते हैं और हमारे ही लोगों के बीच से, भारत के ही लोगों के बीच से उस सरकार में जो लोग काम करते हैं वो चुने जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो संविधान को शक्ति प्रदान कर रहा है वो कौन है? भारत के लोग। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का स्रोत क्या है, तो हम बोलेंगे भारत के लोग। नाउ स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान का नेचर कैसा होना चाहिए? जैसे कि हमने देखा था संविधान के प्रस्तावना में इंक्लूडेड था, कैसा होना चाहिए, संविधान का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था
संविधान के प्रस्तावना में इंक्लूडेड था संविधान प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होना चाहिए। अब हर एक टर्म का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन या संप्रभुत्व। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश या राष्ट्र के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो लेने के लिए सब फ्री है। यानी कि कोई अदर कंट्री हमारे बिहाफ पे कोई निर्णय नहीं ले रहा है। हमारे बिहाफ पे मतलब राज्य के बिहाफ पे, देश के बिहाफ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय है वो हम लेने के लिए फ्री है, सोवरेन है। ओके, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि अभी भी ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे या हमारे बिहाफ पे कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो एक तरह से बोला जाए तो हमारा जो देश है वो सोवरेन है, प्रभुत्व संपन्न है। ऐसे ही समाजवादी का मीनिंग है कि हम भी जो भी काम होगा, जो भी सोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलोकेशन होगा, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, वो हर किसी के लिए बराबर होगा ताकि सामाजिक कल्याण हो सके। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना इकोनॉमिकली रिच है। ये जो भी एलोकेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सभी के लिए समान हो रहा है। तो एक तरह से जो राज्य का लक्ष्य है वो सामाजिक कल्याण। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा देश सोशलिस्ट है। ऐसे ही पंथ निरपेक्ष का मीनिंग क्या है? हम बोलेंगे कि हमारा देश सेक्युलर है। इसका मीनिंग क्या है? तो जब हमारे देश में कोई भी, हमारा जो देश है वो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म को समर्थन नहीं देता है। ठीक, उसके लिए सभी धर्म समान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का या राज्य का, जिस राज्य या देश का कोई भी अपना कोई धर्म नहीं है और सारे धर्म उसके लिए समान है, तो वह सेक्युलर देश है। ऐसे ही इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो लोकतंत्रात्मक मीन्स डेमोक्रेटिक। जैसे कि हमें पता है हमारे वहाँ जो शासन होता है वो जनता से होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। जनता ही इलेक्शन करवाती है, जनता के थ्रू ही, जनता से ही कोई हेड चुना जाता है और जनता के बीच से ही जो चुना गया हेड है वो अदर जो प्रोसेस है वो पूरी करता है। तो एक तरह से बोले जनता के द्वारा ही शासन किया जा रहा है, हमारे बीच से ही हेड चुना जा रहा है, हमारे बीच से ही सरकार चुनी जा रही है और हम लोगों के लिए ही सरकार चुनी जा रही है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मीनिंग रिपब्लिक है। गणराज्य का मीनिंग कि राज्य का जो मुखिया होगा और जो भी हेड होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि हमारे वहाँ प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। एक्चुअल में जो हेड है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो राज्य का मुखिया है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो हमारा जो देश संविधान है उसका स्वरूप कैसा है? वो प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य। ओके, तो आगे देखते हैं। अब हमने स्वरूप देख लिया, लेकिन संविधान के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो संविधान का उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना और समानता प्रदान करना, ताकि जो राष्ट्र की एकता है, यूनिटी है, अखंडता है, वो बनी रहे और बंधुता को बढ़ा जाए। इधर बंधुता का मीनिंग है कि जो भी भाईचारा है लोगों के बीच में वो बना रहे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो न्याय है वो एक संविधान का उद्देश्य है। तो कितने टाइप के न्याय हमारे वहाँ दिए जाते हैं? तो जस्टिस हमारे वहाँ 3 टाइप के हैं, इंक्लूडेड हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नाउ सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय मीन्स हमारे वहाँ जो भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, या कोई धर्म हो, या फिर कोई जाति हो। इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी के लिए सारी चीज़ें समान है। तो सोशल जस्टिस प्रदान करता है। वैसे ही आर्थिक इकोनॉमिकल जस्टिस है कि जो भी संविधान में जो भी शामिल है वो सबके लिए बराबर है। ठीक, वो किसी के स्टेटस के बेसिस पे अलग अलग नहीं है। तो एक तरह से हम आर्थिक इकोनॉमिकल जस्टिस
प्रोवाइड करता है, वैसे ही राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस है कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए समान है, और अगर उनका हनन किया जाता है तो हम उसके थ्रू रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ओके, तो ये एक तरह से ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। ओके, तो नाउ स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो हमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रताएं इंक्लूडेड हैं, तो हमारा आंसर होगा 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया का यूज करें या फिर चाहे हम पेपर्स का यूज करें, ठीक, न्यूज़पेपर का यूज करें, कोई भी अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशन को रखने के लिए स्वतंत्र है, ठीक, तब तक जब तक कि वो देश के विरुद्ध ना हो या कोई भी देश के खिलाफ ना हो, तब तक का ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। ठीक, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान है। ऐसे ही समता, हमें हमें अपने स्टेटस की समता मीन्स इक्वेलिटी प्रदान है, अवसर की, अपॉर्चुनिटी की इक्वेलिटी प्रदान है। कैसे कहेंगे, लाइक आर्टिकल 16 में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी जो अवसर है वो इस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा कि उसका कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका जाति क्या है। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए इक्वल होगी, और बंधुता को बनाए रखना है, मतलब भाईचारे को बनाए रखना है। ओके, तो जैसा कि प्रस्तावना में मेंशन है, संविधान को जो अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनेक्ट और आत्मनिर्भर मीन्स गिफ्ट टू अवर सेल्फ। संविधान सभा द्वारा जब अपनाया गया था वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन है कि पहले जो संविधान है उसमें ये 3 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, 1976 के थ्रू जोड़ा गया। ठीक, एक बात था, एक केस था, केशवानंद भारती केस 1973, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसके थ्रू, जिसमें संविधान 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में इंक्लूड किए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और बंधुता। सो आई होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी नीड है, तो आप उन तक ये कंटेंट पहुंचाइएगा। थैंक यू।